नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत। जय हिंद, जय भूगोल। साथियों, यहाँ पर एक नई दास्तान के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हम हैं, एक नई सफल कहानी के साथ हम हैं। और साथियों, ये कहानी बड़ी रोचक है कि राजस्थान से होते हुए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के बड़ी वैकेंसी में ऐतिहासिक परिणाम में टॉप रैंक के साथ, फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं विपुल शेखावत। विपुल शेखावत, आपको अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि जब पता चला कि सबसे अच्छे मार्क्स रिटर्न में हो चाहे इंटरव्यू में हो, वो राजस्थान की बेटी को मिला है, तो कुछ अफवाहें हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर चल रही थी, वो अफवाहें शांत हो जाती है साथियों। तो जो मेहनत करता है, जो अपनी प्योरिटी के साथ अपना 100% देता है साथियों, तो उनको परिणाम मिलता है। और वो परिणाम आज आप देख रहे हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में इस बार ऐतिहासिक जो रिजल्ट आया है, और ऐतिहासिक वैकेंसी थी, इतनी सीटें ना भूतो ना भविष्य थी, आप सबने देखा है साथियों। तो यहाँ पर विपुल शेखावत है, जानेंगे इनकी कहानी, कैसे राजस्थान की बेटी अब हरियाणा की बेटी बनने वाली है। और इन्होंने भूगोल का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, अपने पूरे परिवार गांव का नाम रोशन किया है, और यहाँ पर हरियाणा का नाम भी रोशन किया है कि साथियों गर्ल्स ने, महिला ने टॉप किया है। ये भी अपने आप में एक उन्नति दिख रही है, विकास दिख रहा है। क्योंकि हरियाणा में आप सब लोग देखते हैं, हम भूगोल में पढ़ते हैं, लिंगानुपात डाउन है, ऐसे हरियाणा लिंगानुपात के मामले में कुख्यात रहा है। लेकिन ये बदलाव की कहानी आप देख रहे हैं कि हरियाणा के हर फील्ड में बेटियां नाम रोशन कर रही है। तो अगेन विपुल आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे पहले विपुल, इसी से शुरुआत करेंगे कि क्या आपने सोचा था फर्स्ट रैंक आ जाएगी? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो जब मैंने रिजल्ट भी देखा, जिस दिन मार्क्स आए, तो पहले मैंने देखा, फिर मैंने बाकी सब लिस्ट में देखा, पूरा तो स्क्रॉल किया फिर होगा। पूरा स्क्रॉल दे, फिर मेरे को लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर मैंने मेरी बहन को लिस्ट भेजी कि आप भी चेक करो, फिर पापा को बोला, पापा आप भी चेक करो, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तू ही है फर्स्ट रैंक आप ही। हाँ, तब जाके सर बिलीव इस बार साथियों क्या हुआ कि एचपीएससी ने रैंक नहीं डाली, उनके मार्क्स डाले। तो मार्क्स के आधार पर पता नहीं चल रहा था कि फर्स्ट रैंक कौन सी है। तो जब सबके रोल नंबर निकाले, सबके रोल नंबर और उनके साथ नाम, वो नंबर मैच किए, तो सबसे अधिक नंबर जो है विपुल के ही थे। जब इनका मैसेज आया, बहुत खुशी हुई कि राजस्थान से जो है इन्होंने टॉप किया है। और तो विपुल, फिर कैसा लगा जब फर्स्ट रैंक सुनी आपने, कैसा लगा आपको? एक बार तो सर बिलीव नहीं हुआ कि सच में ऐसा हो गया है, पर फिर उसके बाद में काफी अच्छा लगा, क्योंकि काफी सालों से इस चीज के लिए वेट कर रहे थे। जैसे 2 बार आरपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया, फिर अब इस बार एचपीएससी का दिया, तो इसलिए अब चलो फाइनली आपका जो मुकाम है, आपकी अंतिम मंजिल है, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया। और आपने मेहनत भी की, क्योंकि सतत मेहनत करते हैं साथियों। मैं हमेशा कहता हूं कि निरंतरता की जीत होती है। तो वो निरंतरता की जीत आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है विपुल के रूप में। और ये निरंतरता की प्रतिमूर्ति है, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक मेहनत की और छोड़ा नहीं। ठीक है साथियों, और अब इनके बारे में जानेंगे, विपुल के बारे में, क्योंकि हर विद्यार्थी का ये एक मन में मानस होता है, एक प्रश्न होता है कि ये जो सक्सेस हुए हैं, ये कहाँ से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से आते हैं, थोड़ा विद्यार्थियों को खुलकर बताइए आप। मैं झुंझुनू जिले के एक छोटा गांव है, बड़ा गांव, वहां से आती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जयपुर से करी है, एमजीडी गर्ल्स स्कूल से। मेरा यूजी जो है बीए ऑनर्स ज्योग्राफी है, मैंने मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। और जो मेरा एमए है वो जेएनयू से है, न्यू दिल्ली से। और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अब आपने सुन लिया होगा कि एकेडमिक, देखो, आते हैं झुंझुनू के गांव से ही है, ऐसे कहीं कोई बड़े महानगर मेगालोपोलिस से नहीं है, झुंझुनू के गांव से ही है। वहां से निकलकर
जो है इन्होंने यात्रा दिल्ली की वहां से यूजी किया। मिरांडा हाउस कॉलेज से विद्यार्थियों का सपना होता है कि दिल्ली के डीयू के किसी कॉलेजों से हम करें, है ना, जेएनयू से हम करें, तो जेएनयू से इन्होंने ये एमए पीजी किया है। तो यहाँ पे जैसे विपुल मैं बात करूं कि जैसे मेरा भी सपना था, मैंने भी एक बार इंटरेस्ट दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर यूपीएससी की तरफ रुझान था, हम यूपीएससी में चले गए, वहीं से तैयारी कर रहे थे, यहीं एडमिशन ले लिया पीजी का। तो बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं विद्यार्थियों की, हम जेएनयू से जाके पीएचडी करें और वहां से हम एमए करें, और वहां के माहौल में, क्योंकि जेएनयू चर्चा में रहता है, बहुत प्रसिद्ध है ना, चर्चा में रहता है, कहीं ना कहीं विवादित रहता है, तो एक लोगों का आकर्षण रहता है। तो कैसा माहौल है वहां पर और कैसा मतलब सीखने को मिलता है, क्या आपको वहां का फायदा मिला? तो जेएनयू के बारे में बताइए आप। जी सर, तो जेएनयू के बारे में सर मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो उसकी लाइब्रेरी जो है बीआर अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं एक बार विजिट किया है, बड़ा जी सर। अच्छा माहौल है वहाँ जी का। सर, तो वो पूरी दिन पूरी रात खुली है, सुबह सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद रहती है। तो अगर किसी को रात में पढ़ने की आदत है तो वो रात में पढ़ने जा सकते हैं, सुबह पढ़ने जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ सर, एक लड़की होने के नाते जो जेएनयू का कैंपस है, जैसे ही हम जेएनयू के मेन गेट में घुसते हैं तो हमें लगता है कि अब हम सेफ हैं। और तो ओपन माहौल है। ओपन माहौल है सर, एकदम हर कोई एक-दूसरे से इंटरैक्ट करता रहता है, बहुत ही फ्रेंडली माहौल है। तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत ही अच्छी है कि हम रात को भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम लाइब्रेरी जा सकते हैं, रात को वापस आते हैं तो मन में कोई डर नहीं लगता है कि हाँ, हम इतनी रात को कहीं जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ सर जो मैंने कोर्स से सीखी, जैसे मेरा सीएसआरडी से मास्टर्स था, तो सर वो बहुत रिगरस कोर्स होता है। जैसे हमारे 7 पेपर्स 8 पेपर्स ऐसे रहते थे एमए में, तो सर उससे मेहनत करने की बहुत आदत हो गई। पहले बहुत जैसे बीए में इतना नहीं होता, 4 पेपर ही रहते थे, पर जैसे यहाँ पे आए तो बहुत रिगरस कोर्स, जैसे हर थर्सडे को असाइनमेंट देना है, हर टेस्ट देना है, मिड सेम देना है, ये देना है, स्कूल की तरह लगे रहना। हाँ सर, तो कभी ऐसे मौका ही नहीं मिला कि आप कभी फ्री हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ अलग-अलग असाइनमेंट, और असाइनमेंट का टाइप सर ऐसा नहीं होता था कि हाँ, बस आप जो है आप कॉपी करके कहीं से दे दीजिए। उसमें आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और ये सबको भी देखा जाता है। तो सर उससे कारण मेरे को लगता है जेएनयू से मेरी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है। बिल्कुल, उसका फायदा मिलता ही है, माहौल का भी फायदा मिलता है। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वहां जाने से यूपीएससी का सा माहौल मिलता है, ऐसा क्या सीन है वहां का? सर वो पूरी लाइब्रेरी जो आप जब आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि हर दूसरा बच्चा यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रहा होता है। और आप अगर बाहर ढाबे वगैरह पे बैठेंगे, चाय-वाय पिएँगे, तो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अब जब आप ऐसे माहौल में रहेंगे तो आप हमेशा हर चीज़ से अपडेटेड रहेंगे। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि जब आप दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो आपकी वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव होती है और आपके बोलने कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अगर आपने नहीं भी कुछ पढ़ा है, आपको कोई चीज़ नहीं पता है, तो वहाँ पे इतने लोग इंटरैक्ट है, अगर आप वो सिर्फ सुनेंगे भी तो भी आपका नॉलेज इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल, जेएनयू के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो करंट के मुद्दों को लेकर, समाज को लेकर जी बहुत सर। एक्टिव, प्रोएक्टिव रहते हैं। जी सर। समाज के मुद्दों को लेकर हर एक चीज में, चर्चाओं में, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो एलुमनाई लोग हैं, जो निकले हैं, वो जी बहुत बड़े-बड़े सर। पोस्टों पे आज जी सर, जो वहाँ के है। अभी प्रोफ़ेसर्स भी जो भी हाँ, हैं, वो सब काफ़ी वेल रेड हैं सर। तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप उनसे आप अगर आधे घंटे भी उनसे बात कर लेंगे, तो आप जो किताबों में नहीं पढ़ सकते, आप वो बिल्कुल। चीज़ उनसे बात वो करके सीख सकते हैं। एप्लाइड जो नॉलेज है उनसे जी मिल सर। जाता है। जी सर। चलो, बहुत शानदार एकेडमिक आपका बैकग्राउंड रहा है ना? बहुत सारे विद्यार्थी जो सपना देख रहे हैं, आपको जाना चाहिए, थोड़ा-सा पीजी के लिए एफर्ट डालना चाहिए कि जेएनयू से आप पीजी करो, तो एक अलग ही माहौल मिलेगा आपको वहाँ पर। फिर बात करते हैं विपुल, आपके इधर भूगोल में इंटरेस्ट की, ज्योग्राफी में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? भूगोल में कैसे यात्रा आपकी आगे बढ़ी? सर मेरा प्लस 12th में ही, मतलब 11th-12th में ही मेरा ज्योग्राफी था। अच्छा। उसमें मेरा 100 स्कोर आया था। फिर उसके बाद मैं डीयू में जब अप्लाई करा तो मेरा हम्म। मिरांडा हाउस में ज्योग्राफी ऑनर्स मिल रहा था, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बिल्कुल। मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर 1 कॉलेज था बिल्कुल, इंडिया हाँ। का। तो सर वहाँ से फिर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट, फिर जब एक बार ले लिया तो फिर और इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर्स रहते थे, फील्ड ट्रिप्स होती थी, उनसे काफ़ी सीखने को मिलता था, तो उस हिसाब से सर। तो 11th-12th में आपके आर्ट्स था, जी सर, ह्यूमैनिटीज़ तो था। आपको लगा नहीं कि सब लोग जो है साइंस की तरफ भागते हैं, आर्ट्स वालों को थोड़ा लो कैटेगरी जी का माना सर। जाता है, सर ऐसा? हाँ सर, ये एक जनरल परसेप्शन होता है। जैसे हाँ। सर मेरा 10th आईसीएसई बोर्ड से था, तो मेरे 96% थे। तो जिसको भी बोलती थी कि ह्यूमैनिटीज़ लिया, उनको लगता था कि इसके तो इतने अच्छे थे, तो फिर आप ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले रहे हैं? पर सर मेरा बीटेक में या कॉमर्स साइड में कोई इंटरेस्ट कभी अच्छा। रहा नहीं। मेरा सोशल इश्यूज़ और इनसे रिलेटेड ही रहा, तो फिर मैंने वैसे
जो ह्यूमैनिटीज की 10th में लड़कियां है ना टॉप करती है तो उनको ये कहा जाता है कि डॉक्टर बनेगी बेटा, ये डॉक्टर बनेगी, जी सर। है ना, ये पर रहता है। सर मेरे पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा इस चीज़ में। हम्म। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि साइंस लेनी ही पड़ेगी हम्म। या कॉमर्स लेना ही पड़ेगा। उन्होंने हम्म। बोला जो आपका मन हो आप वो ले सकते हैं। तो चलिए ये सर फ्रीडम था सर आपके जी पास। सर। तो भूगोल में 11th में या मेन 12th बोर्ड होता है, जी कितने सर। मार्क्स आए आपके? 100 ऑन 100 आए थे भूगोल में सर। 100 में से 100 जी सर। वहीं से तय कर लिया था क्या जी, कि प्रोफेसर बनना सर है? वो सीबीएसई का जो ऑल हम्म। इंडिया सर्टिफिकेट होता है हम्म। 0.01% वाला, वो भी मुझे मिला था क्या बात, ज्योग्राफी के लिए सर। चलो बहुत बधाई हो। ये तो जी सर। 100 में से 100 सपना होता है, और हमारे तो 100 में से 60 आ जाते ना, हम खुश हो जाते, फर्स्ट डिवीजन बन गया। हमारे लिए वही था कि फर्स्ट डिवीजन बन गया। तो चलो वहां से आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उसके बाद जी में सर। पीजी करने के बाद में आपने जैसे नेट जीआरएफ की तैयारी की जी होगी। सर। बहुत सारे विद्यार्थी जो आपको सुन रहे हैं, ये नेट जीआरएफ की तैयारी करने का सपना है। अच्छा जी आप खुद जीआरएफ स्कॉलर हैं, जी सर। पीएचडी कर रहे हैं, तो जीआरएफ के लिए, नेट जीआरएफ के लिए विद्यार्थियों को किस समय तैयारी शुरू करना चाहिए? सर जैसे मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया था हाँ। तो तब से मैंने एमसीक्यू ज्योग्राफी के पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। हम्म। और फिर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो था एमए का, उसी में मेरा जेआरएफ फर्स्ट क्या टाइम में ही बात, हो गया था सर। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट सेमेस्टर में जी जीआरएफ, सर। जी सर। तो गॉड गिफ्ट है या तो कुछ है ना? तो सर हम्म। मैं उसके लिए बस यही कहना, जैसे जो मैंने अभी बाहर भी बोला सर, यही हम्म। कि जितने ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जितने हम्म। ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, उससे हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। बिल्कुल और हम खुद को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं और जब हम टेस्ट देते हैं वो बहुत अलग चीज़ होती है। जो चीज़ हमें लगता है कि हमें याद है, पर जब टेस्ट देने लगते हैं तो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही। इसलिए सर वो, और एक रिविजन सर बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिविजन से है। साथियों, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण बताई है। सबसे महत्वपूर्ण हमेशा, और हर विद्यार्थी जो सफल होता है, जेआरएफ करता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, और हम रोज बताते हैं कि पीवाईक्यू का जितना अच्छे से आप एनालिसिस करोगे, उतनी ही आपकी जो एनालिटिकल पावर प्लस एलिमिनेट करने की पावर जो है आपकी बढ़ती है। चीजों को अच्छे से आप समझ पाते हैं, एग्जाम की डिमांड क्या है वो समझ पाते हैं, जी सर। और उससे आपकी भूगोल की यात्रा, जेआरएफ की जो आपकी जर्नी है वो आसान हो जाती है साथियों। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीखने की बात है। और उसके बाद आपने क्या कंटेंट पढ़ा, कैसे आगे बढ़े भूगोल में? और सबसे पहले मैं और बता दूं, हमारे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कि विपुल का अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हो रखा है। 3 नंबर वेटिंग पे, थर्ड वेटिंग है। तो साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 बार इंटरव्यू दिया, अभी 3 वेटिंग में रह गए। हो सकता है कि 1-2 लोग ज्वाइन नहीं करे तो इनका नंबर आ सकता है इधर भी। और इधर हरियाणा टॉप किया है। तो समय, है ना, समय कभी साथियों, है ना, समय के साथ आपको जो है अपनी मेहनत को रोकना नहीं चाहिए। समय के साथ आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना चाहिए, क्योंकि समय कब बदल जाए पता नहीं चलता। हो सकता है कि जब विपुल का रिजल्ट आया होगा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को बड़ा दुख हुआ होगा। जी सर, ये मैं बताना चाहती हूँ। अभी हम्म। जनवरी में 15 जनवरी को आरपीएससी का रिजल्ट रिजल्ट आया। आया। जैसे ही मैंने रिजल्ट खोला, अपना रोल नंबर नहीं देखा, तो बहुत एक हम्म। बार के लिए मन को समझा लिया कि नहीं हुआ। फिर जब रिजर्व लिस्ट देखी सर, हम्म। तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि बिल्कुल। तीसरे नंबर पे ही मेरा रोल या नंबर तो था। बहुत पीछे रह जाते या हाँ, सेलेक्ट या हो हाँ, जाते। तो सर वो ऐसा लगा कि 1-2 नंबर से ही रह गए, तो बहुत काफी दुख हुआ। हम्म। पर फिर सर ये था कि कोई नहीं, अभी एचपीएससी दिया हुआ है तो उसकी उम्मीद थी। फिर उसका इंटरव्यू हुआ 16 तारीख को। फिर सर 26 फरवरी को जैसे मार्क्स जिस दिन आए, तब उस दिन कंफर्म हो गया लगभग। उस दिन हाईएस्ट मार्क्स थे सर, तो उस दिन ऑलमोस्ट कंफर्म कंफर्म था। था। तो तब समझ आया कि हाँ, एक में शायद भगवान चाहते थे कि इसमें सिर्फ सिलेक्शन नहीं, इसको टॉप भी कराना है। टॉप करवाना तो है। सर बस उसी चीज तो के साथियों सोचो ये कितना बड़ा है कि राजस्थान में थर्ड रैंक, मतलब थर्ड रिजर्व में रह गए, और हरियाणा टॉप कर गए, और वो भी लिखित एग्जाम में, जहां लिखित एग्जाम था। तो ये देखो ऊपर वाले की मर्जी है ना। जी ऊपर सर। वाला चाहता था कि विपुल की सेवाएं जो है मुझे हरियाणा में दिलवानी है। जी हरियाणा सर। में भूगोल पढ़ाई, ये ऊपर वाले की मर्जी थी। तो इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि लास्ट में जाते जाते रुक जाते हैं कि बस अब है ना, वहां बस कर देते हैं, वहां अपनी यात्रा को रोक लेते हैं। रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। समय जो है, आपका मेहनत का रंग जो है वो कभी भी खिल सकता है। जी सर। तो विपुल, फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, जी और सर। राजस्थान में कैसे तैयारी की? राजस्थान में तो इंग्लिश मीडियम की बड़ी सर दिक्कत रहती है। जी सर, बहुत दिक्कत आई थी। राजस्थान जैसे थर्ड पेपर जो रहता है राजस्थान जीके का, उसके लिए मटेरियल बहुत ही मुश्किल से मिलता था। हिंदी का मटेरियल जो होता था
उसको हम्म, ट्रांसलेट करती थी, फिर उससे पढ़ती थी। हम्म, बाकी पीवाईक्यूज वगैरह देखती थी। उसके लिए भी सर कोई इंग्लिश में कोई ऐसा सोर्स नहीं है, मतलब आरपीएससी के सिर्फ पेपर्स, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो उसकी भी चीज नहीं है। ज्योग्राफी के लिए सर मैंने आपके नोट्स रेफर किए थे, पर वो भी हिंदी में ही थे, तो वो फिर भी क्या वेल। ट्रांसलेट किया जी कैसे? सर, पहले गूगल से लेंस से फोटो लेती थी, अच्छा ट्रांसलेट करती थी, फिर उसको ये तो याद बड़ा करती। मेहनत वाला काम हो गया। अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे सर, जो हम्म, आपके बुकलेट्स हैं, हम्म, उसमें साइड में सारा आपकी जो कंटेंट ट्रांसलेटेड है वो पूरा इंग्लिश में क्या ट्रांसलेटेड बात है। साइड में लिखा हुआ है सर। साथियों देख लो, मेहनत तो की है ना। कंटेंट मीडियम भले ही इंग्लिश हो, कंटेंट हिंदी में, लेकिन फिर भी वो एक है ना, अंदर से जो है एक आग है कि मुझे करना है कैसे भी। तो वो करके दिखाया और वो मेहनत का रंग आज आपको दिख रहा है। और चलो, ये सारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के साथ दिक्कत है, और मेरे पास इतने सारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आते हैं। अभी आरयू में पीएचडी चल रही थी, वहां से 10-12 लोग ग्रुप बना के आए कि सर जो है हमसे क्या दुश्मनी है, ये नोट्स जो आपके हमें ये कन्वर्ट करके दे दो, इनमें कुछ सुधार करना हम खुद कर लेंगे। जी फिर सर। अभी हमने बहुत शानदार उसको इंग्लिश मीडियम में भी जी सर, निकाला है। हाँ, अभी सेकंड पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के नोट्स निकाले ये हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा सर, क्योंकि हाँ, कोई कंटेंट राजस्थान वाला बहुत मुश्किल से मिल पाता है, नहीं अभी कोई जैसे नहीं मिल सेलेक्ट पा भी रहा। हुए ना आरपीएस असिस्टेंट जी प्रोफेसर सर। में, जो कुछ इंग्लिश मीडियम के थे, जी तो सर। उनका रिव्यू भी अच्छा आया। अच्छा। उनके टाइम तो हम नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमने इंटरव्यू के लिए वो इंग्लिश वाले पढ़े, अच्छा तो सर। उसमें भी काफी हेल्प मिली है। और अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों का भी समाधान हो जाएगा जल्द ही। अब जी हो गया, सर। लगभग पूरा कर देंगे। जी सर। और दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं विपुल, जी सर। कि हरियाणा में रिटन एग्जाम था। जी सर। तो आपने आरपीएससी के 2 पेपर दिए जहां ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था तो सर। थोड़ा सा डर नहीं लगा कि वहां रिटन एग्जाम है? सर, एक मतलब मैं डर नहीं लगा, बल्कि मैंने हरियाणा का जब फॉर्म भरा था तो मेरे को ये था कि अगर रिटर्न होगा तो शायद मैं अपने व्यूज अच्छे से अच्छे से, एक्सप्रेस कर बिल्कुल पाऊंगी बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव्स के बजाय, ये क्योंकि आपके लिए सर। प्लस पॉइंट बन गया। जी सर, मैंने वो सोचकर वो फॉर्म भरा था। सर, तो टेस्ट सीरीज का मैं बताना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा इस कोर्स में, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी टेस्ट लिखने में बहुत हिचकिचाती थी कि अभी तो मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैंने ये टॉपिक रहते हैं, तो मैं टेस्ट नहीं लिखूंगी। डिले करती गई। पर फिर सर बाद में मैंने रियलाइज करा कि एक टेस्ट लिख कर तो देखती हूँ कि मैं लिख तो पा रही हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ। तो सर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें टॉपिक याद होता है, पर हमने वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ रखा होता है। पर जब हम उसमें लिखने लगते हैं तो कई जैसे ड्रॉबैक्स जब हम लिख रहे हैं, किसी चीज की लिमिटेशन लिख रहे हैं किसी थ्योरी की, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स में तो बस पॉइंटर्स में उसको पढ़ा रहता है, जब उसको वहां एक्सप्लेन करना रहता है तो काफी चीजें याद भी नहीं मतलब आती। चीजें याद नहीं आती हैं। तो फिर उसका अलग वो बनाया कि हाँ, पॉइंटर्स में याद किया, हेडिंग्स याद करी, ताकि अंदर का कंटेंट फिर अपने आप मैं खुद से लिख सकूं। इस टाइप से सर मैंने तो किया। कुल मिला के आप देखते हैं कि कोई भी रिटन एग्जाम हो, आगे एनवीएस केवीएस का भी पेपर होना है, एएमआरएस का रिटन एग्जाम है, अच्छा आगे सर। यूपी के बहुत सारे एग्जाम हैं जिनकी रिटन एग्जाम है। तो भूगोल के 3-4 पेपर है रिटन यूपी में इसी साल। तो आप देख सकते हैं कि जितना अभ्यास करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर की, उतना ही आपकी लेखनी, आपकी राइटिंग स्किल उतनी ही शानदार सुधरती जाएगी, उसमें निखार आएगा। इसलिए अपने टेस्ट सीरीज का नाम भी हमने निखार रखा था, जी कि सर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो निखरेगी, निखार आएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने ज्यादा जो मार्क्स आए हैं, जब विपुल सर का एक मैसेज बात आया। बताना चाहूंगी, जब मेन एग्जाम जब था हाँ, तो जब 3 घंटे कंप्लीट हुए तभी मेरा 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, मतलब एग्जैक्ट टाइम जो था वो उसी में कंप्लीट हुआ। वो सर टेस्ट सीरीज से ही हो पाया। 15 शायद टेस्ट थे आपके उसमें, तो वो मैंने सारे ऑलमोस्ट लिखे थे, तो सर उसके मैं बिल्कुल। बताना देखो, चाहूंगा। विपुल का जो कहना है ना कि 3 घंटे में एग्जैक्ट 15 क्वेश्चन सारे इन्होंने लिख दिए, जी है ना, सर। तो ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे डेवलप होते होते लास्ट में इन्होंने पूरा अच्छे से अभ्यास कर लिया। और बहुत सारे विद्यार्थी जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट भी हुए, और वो अभी इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो वो यही, उनका भी क्वेश्चन यही था, और मैं भी यही पूछने वाला था कि ये आपने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए और कितना लिख के आए? तो क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स आए आपके, तो वो एक जी जिज्ञासा सर। रहती है कि ये कैसे। सर 15 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करे, और पूरा मतलब मैं जैसे बता रही हूँ 3 घंटे जैसे कंप्लीट हुए, मेरा 15th क्वेश्चन का मैं कंक्लूजन मतलब लिख रहे थे। लिख रहे थे सर, वो बस एकदम। बहुत बढ़िया। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी सर, जैसे ज्योग्राफी है तो हर आंसर में मैंने सर डायग्राम, मैप, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन था तो मैंने प्लेट्स का वो दिखाया, प्लेट जैसे
कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री वो दिखाया। फिर जैसे एक क्वेश्चन था सर इंडिया में रीजनल डिफरेंसेस के बारे में, तो कि कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पे ड्राउट आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन था। तो सर मैंने एक मैप में दिखाया कि फ्लड प्रोन एरियाज कौन से हैं, ड्राउट प्रोन एरियाज कौन से हैं। तो मतलब सर मैंने मैप काफी यूज करे एग्जाम्स प्रस्तुति इनका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत शानदार था। और में। जब आपका रिजल्ट आपका मैसेज आया था और मुझे बताया कि विपुल के सबसे हाईएस्ट नंबर है, उनका ये मैसेज आया, तो मैंने तुरंत आपकी कॉपी निकलवाई जी और सर। कॉपी देखी, और कॉपी में बहुत शानदार एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, एक शानदार जो मतलब एक संरचनागत रूप में लिखते हैं हम, वो पूरा एक शानदार लिखा हुआ है। और फिर मुझे लगा कि जो आगे जैसे यूपी वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे, एक जो सबसे बेस्ट आंसर की आपकी कॉपी इनके साथ मैं शेयर भी करूंगा जी कि सर। जैसे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ऐसे लिख सकते हैं इतना शानदार अच्छे वे में। और पूरे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत कम विद्यार्थी होंगे हमारी टेस्ट सीरीज में जिन्होंने पूरे 15 के 15 पेपर लिखे, जी सर। ठीक है, और जिन्होंने लिखा है उनका रिजल्ट भी आया है साथियों। जी सर। तो विपुल आगे बढ़ते हैं। जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान भी दिया, हरियाणा भी दिया, जेआरएफ भी आपने किया, जी टॉप सर। रैंक भी आपने फर्स्ट रैंक भी पाई है। जी अब सर। क्या सपना है आपका आगे? सर अभी आगे मैं पहले अपना पीएचडी कंप्लीट करके और फिर यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहती हूँ सर। आईएएस का सपना है, जेएनयू से निकले तो आईएएस का सपना तो होता ही। मेरा नहीं है सर, पापा का है, तो बस एक बार ट्राई करना है। नहीं, करना ही चाहिए। और जी सर। मुझे जैसे मैंने भी ट्राई किया है, 3 बार मैंने 4 बार दिया है जी सर। यूपीएससी, और 4 साल 4.5 साल तैयारी भी की है। मैं मानता हूँ कि आज जो भी मैं हूँ वो यूपीएससी की तैयारी की वजह से जी हूँ। सर। मैं वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, जी है ना, सर। कलेक्टर नहीं बने, लेकिन आज जो भी कर पा रहे हैं, इतने सारे विद्यार्थी से जुड़ पा रहे हैं, और मेरा आरपीएससी में सिलेक्शन होना, ये सारा यूपीएससी का ही जी खेल सर, है। मैंने भी 2 बार दिया है सर। हम्म। तो उसमें यही है कि इंसान लगन सीखता है, वो जो रूटीन बनता है कि सुबह से शाम आपको बैठने की, चेयर पे बैठने की जो आदत है सर, वो सिर्फ सिटिंग यूपीएस। पावर आपकी बढ़ती है, जी सर। नजरिया बढ़ता है, आपका जी सोच सर। बदलती है, आपका जी सर। दृष्टिकोण बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें, हम एक दुनिया को एक अलग तरीके से देखना हम सीखते हैं। परसिवरेंस भी आता है सर बिल्कुल। कि इस बार दिया नहीं हुआ, वापस आपको वही सेम चीजें वापस नए सिरे से पढ़नी है। तो एक बार मन में हिचकिया कि पढ़ा तो था, फिर बिल्कुल। कैसे वो रह गया, हाँ। पर फिर वापस उसी सेम चीज को पढ़ना, तो वो आपके अंदर पेशेंस भी काफी डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। कि जैसे सर अभी जब आरपीएससी का रिजल्ट आया तो दुख हम्म। हुआ, पर इतना नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे लगा कि अब ठीक है, जो है उसको एक्सेप्टेंस आ गई कि बिल्कुल। हाँ अब आगे जो भी होगा मेहनत करते रहना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, अपनी मेहनत में कमी नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। यूपीएससी का खेल ही यही है, क्योंकि जी हर नई कहानी से हम सीखते हैं, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, उनसे सीखते हैं, और वो तैयारी की यात्रा ना, वो भी अपने आप में सिखाने वाली है। जी वो जो सर। जर्नी है यूपीएससी की जी तैयारी सर। की, वही अपने आप में सिखाती है। तो साथियों, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ मिले या नहीं मिले, है ना, एक वो ओगड़ एक किताब आई थी, ओगड़ या डाक होश आई थी, उसमें कहा गया जी कि सर। कुछ होगा या नहीं होगा, पंख तो मजबूत होंगे। जी सर। तो वो बात है। और आगे बढ़ते हैं। तो जी सर। विपुल, आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी मतलब मेरी सिस्टर को, उन्हीं को देना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो लोग इतना सपोर्टिव नहीं होते तो मैं इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता। बिल्कुल। इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता तो मैं कभी शायद हरियाणा के लिए अप्लाई करने का सोचती भी नहीं, बिल्कुल सही। या राजस्थान के लिए अप्लाई करने का सोचती नहीं। तो मैं अपने पेरेंट्स को और अपनी सिस्टर को देना चाहती हूँ। साथियों, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि विपुल के पिताजी शिक्षित हैं, प्रोफेसर हैं, और उनके 2 बेटियां हैं, है ना, बेटा नहीं है। तो बेटियों को उन्होंने बेटा मानकर, या एक जी इक्विलिटी सर। जो समानता होती है उसके हिसाब से ही उनको पाला पोसा। कभी जो एक बेटियों को जो अपने ट्रेडिशनल जो सोशल स्ट्रक्चर है, अपना सामाजिक ढांचा है, उसमें हम बेटियों को कुछ ना कुछ करने से रोकते हैं, वो इनके ऊपर बंदिशें बाधाएं वो नहीं थी, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। और राजस्थान का और हरियाणा का, दोनों का नाम रोशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैं कहूंगा कि किसी पिता के लिए ये जो दिन है कि फर्स्ट रैंक आना, वो भी अपने से दूसरे स्टेट में जाकर, हरियाणा में जाकर फर्स्ट रैंक आना, इससे बड़ा कोई गर्व नहीं हो सकता, है ना। मैं बिल्कुल आपसे एक छोटी सी बात और विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। जी सर। एक प्रोफेसर हैं, उनके साथ मैं कहीं जा रहा था, जी सर। तो मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, मतलब उनके बेटे से भी मैं छोटा हूँ, और वो रिटायर्ड हो चुके प्रोफेसर हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि सर, आप सफलता को किस रूप में देखते हैं? कि सर, अभी उन्होंने जो रिप्लाई दिया कि सर, अभी जो मेरी एज है, उसमें मैं अगर मेरी सफलता को देखता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे बच्चे सफल है तो मैं सफल हूँ।
जी सर। है ना? और मेरा जो है मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अगर बच्चे सफल है तो। तो जी सर। साथियों, एक पिता के लिए इससे बड़ी कोई सफलता होती नहीं, इससे बड़ा कोई गौरव नहीं सर, होता मैं है। एक बात बोलना चाहूँगी यस, कि जैसे हमारे राजस्थान में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी शादी कर कर दी देते हैं। जाती है। तो जब भी किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी, तो मेरे मम्मी-पापा को यही बोला जाता है कि बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, आप हुँ। शादी नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। तो कभी ऐसा वो बात हम तक कभी पहुँची पहुँची नहीं, नहीं। क्योंकि मम्मी-पापा को कभी लगा ही नहीं। मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि बेटा शादी का क्या है, वो तो होनी है, मैं तो तुम्हारे कंधे पे अशोक स्तंभ देखना चाहता क्या हूँ। बात है, क्या तो बात है। हमेशा से उन्होंने यही हुँ, चीज़ बोली है सर कि शादी का क्या है। और हुँ, हुँ, सिर्फ वो ही नहीं सर, जैसे मेरी दादी जो है हुँ, वो हुँ। पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं। पर जब भी कोई आशीर्वाद देती हैं हुँ, तो नौकरी लोगों का आशीर्वाद क्या मिलता है। बात ये नहीं मिलता है कि जल्दी शादी हो या है। कुछ हो। हुँ, जैसे बाकी जो हुँ। घर वाले होते हैं वो आशीर्वाद में ये कहते हैं कि हाँ जल्दी शादी हो, पर और मेरी दादी दादी कहती है कि जल्दी नौकरी लगो, अफ़सर बनो, ये दादी आशीर्वाद तो सबसे मिलता है। दादी तो सबसे पहले पीछे पड़ती है कि शादी करो इनकी। नहीं सर, मेरी दादी सर जो है वो हमेशा यही कहती है हुँ, कि भई अब तो नौकरी लगे, अफ़सर हुँ। बनो, तुम तभी मतलब अच्छा आपके लगे। दादी साहब हैं अभी? जी सर। चलो, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आपके दादी साहब को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने जो है अपनी आपकी पोती ने आपका नाम रोशन किया है। मेरे दादू साहब सर लास्ट टू लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए। हुँ, वो हुँ, टीचर ही थे हुँ, स्कूल हुँ। में। उनका भी हमेशा से यही सपना था कि बच्चे पढ़ लिख के खुद के पैरों पर खड़े हो, हमेशा बिल्कुल। खड़े हों। तो सर जाते-जाते भी जब वो जा रहे थे तभी भी हुँ, उनका यही था कि मतलब मेरे दोनों हम हुँ, बच्चों मतलब जी मेरी बहन और मेरे लिए हुँ। कि ये दोनों अगर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो मेरा ये मतलब सही, खुश उनका गर जीवन सही हो जाएगा, जी सफल सर, हो जाएगा। जी ये सर, दादा-दादी और माता-पिता की यही सोच रहती है कि बच्चे सफल तो हम सफल। जी सर। तो वो आपने करके दिखाया है। और मेरा मानना है कि आपको जो सुन रहे हैं वो सभी जो लड़कियां हैं विशेषकर उनको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और क्योंकि एक महिला, एक लड़की सफल होती है तो पूरी गांव में एक तरंग, एक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और वो जिस घर में जाती है वहां से भी एक, वहां पर भी एक नई तरंग, नई ऊर्जा मिलती है। वो घरों को रोशन करती है, हम सब लोग कहते हैं। जी सर। और विपुल, यहाँ पर जो गांव की लड़कियां हैं उनके लिए दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप खुद के अंदर का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करो। हम्म, और हर लड़की जो है सर टैलेंटेड होती है, हम्म, बस उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सबको मौका दीजिए पढ़ने का, हम्म, और ताकि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके तो आगे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी कभी। हम्म। और डिपेंडेंट नहीं होगी तो सर आधा मतलब इज्जत भी बढ़ेगी और सब कुछ, मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर लड़की फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही है हुँ। ये। विपुल ने, है ना, ये फर्स्ट रैंक हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत बड़ा मैसेज है विपुल का, कि पेरेंट्स से निवेदन किया कि आप मौका दो। है ना, हुँ। पोटेंशियल हर एक लड़की में है, हर एक जो है बालिका में है, लेकिन आप जी उनको सर। मौका दो, वो मौका उसको उड़ने दो, आप उसको आगे बढ़ने का मौका दो, वो करके दिखाएगी, आपका नाम रोशन करेगी। तो वो इंतजार थोड़ा सा पेरेंट्स को करना चाहिए, वो जी मौका सर। देना चाहिए। जी सर। और चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट हुँ। में जो जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, जी सर। जो आपके साथ भी तैयारी कर रहे थे, हो सकता है लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, जी और नए सर। विद्यार्थी जो तैयारी करने का सोच रहे हैं, जी सर। उनको अंतिम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि ज्योग्राफी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हुँ, उसको कॉन्सेप्ट वाइज़ समझा जाए, हुँ, हुँ। तो उसकी आप बेसिक बुक्स पढ़ें और शॉर्टकट ना लिया बिल्कुल। जाए। जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ें और उसके बाद में पूरा पढ़ लें तो पीवाईक्यूज़ और टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि वो बिल्कुल। ही आपका लास्ट डिसाइड मतलब डिसाइडिंग फैक्टर फैक्टर वही है। है, जी सर। रामबाण वही है। जी सर। तो और रिविज़न मतलब बहुत बोरिंग लगता है, मुझे लगता है रिविज़न बहुत ऐसा लगता है कि अभी तो पढ़ा था वापस पढ़ना है, वापस पर जब तक वो चीज़ बार-बार नहीं पढ़ी हुँ, जाएगी, हुँ। जैसे एक पॉइंट सर ऐसा आया था कि मुझे एग्ज़ैक्टली ये याद हो गया था कि इस पेज के इस सेक्शन में यहाँ पे ये लिखा ये है, चीज़ यहाँ पे लिखा ये है, लिखा बिल्कुल। है, तो वो वो चीज़ जब बार-बार रिविज़न से ही वो आती है। बार-बार रिविज़न से ही आती है सर। तो हुँ। जब तक वो ऐसा कि जब मतलब अगर कोई रात में भी पूछ ले, नींद में भी, तो भी आपको पता हो कि हुँ, हाँ, इसका जैसे ज्योग्राफिकल थॉट का हुँ, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया कि ये किसने दिया था, तो हुँ। आपको वो तब भी याद हो। वो एक ये अपने माइंड में इमेज चलती है कि हाँ, ये चीज़ वहाँ पर लिखी हाँ, गई है। जी सर, वही कई वाला। बार क्या अपन बार-बार रिविज़न करते हैं, विजुअल हाँ, इमेज जो विजुअल उससे अपने माइंड याद में बन होता है। जाती है, जी अपने सर। सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है। और हुँ। कई बार अपन बार-बार रिविज़न करते हैं तो मान लो कुछ नाश्ता पानी कर रहे हैं तो वो कुछ गिर गया तो वो छपका वहाँ, है ना, वो निशान बन जाते हैं। जी और सर। वो भी दिखाई देता है कि हाँ, उस निशान के पास वो चीज़ लिखी हुई थी। जी सर। तो ये साथियों बार-बार रिविज़न से ही होता है, और जी बहुत सर। महत्वपूर्ण बात है सभी विद्यार्थियों के लिए।
बार बार रिवीजन, टेस्ट प्रैक्टिस, अभ्यास, पीवाईक्यूज, एनालिटिकल अप्रोच, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड आपका माइंडसेट, ये होना चाहिए। और वही बातें विपुल से निकल कर आ और रही है। सिलेबस ओरिएंटेड भी सर, कि हाँ। हर टॉपिक के ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स हो और प्रॉपर वो भी एग्जाम ओरिएंटेड हो, जी है सर। ना, जैसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का अलग तरीका है, रिटर्न है तो रिटर्न का रिटन का अलग अलग तरीका, दोनों का पैटर्न अलग है, अप्रोच अलग है, जी सर। उसके अकॉर्डिंग आपके पास चीजें हो। तो चलिए फिर आज की इस शानदार सेशन को हम यहीं रोकते हैं। साथियों, कभी और मौका मिलेगा, है ना, कभी बड़ा सेमिनार करेंगे तो विपुल को हम जरूर बुलाएंगे जब जयपुर में होंगे। और आपको पुनः विपुल बहुत बधाई, शुभकामनाएं, थैंक यू है ना। सर। जब आपका मैसेज आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि राजस्थान से और अपनी टेस्ट सीरीज में जो विद्यार्थी जो नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और जो है आपने अपना पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। और आपके पिताजी भी आज साथ में आए हैं, सर साथ में आए हैं, हमारे तो वरिष्ठ हैं, हमारे कॉलेज एजुकेशन में ही हैं सर। तो सर को भी, हालांकि हम मिल लिए, लेकिन कैमरे के माध्यम से मैं सर को भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने भी समय निकाला और विपुल के साथ आए। और बहुत सारी बातें सर से भी हमने आज सीखी, बातें की, और जो बातें सर ने बताई है ना, बेटियों की शिक्षा के बारे में, वो भी एक अनुकरणीय है। और हर एक पिता को, जो मैं मानता हूँ कि सर के तरह होना चाहिए। सर ने जैसे बेटियों को शिक्षा दी है, पढ़ाया, उनके लिए सर काफी दिनों तक सर बता रहे थे कि वो अकेले रहे, है ना, इनके माताजी दिल्ली इनमें इनके साथ रहे, है ना। तो ये भी एक पिता का और माताजी का एक संघर्ष होता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए हम हर, है ना, हर लेवल का संघर्ष सहने के लिए कोशिश करते हैं, हर लेवल का संघर्ष सहने के लिए तैयार हैं। बस हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और वो आप आज देख रहे हैं कितना, है ना, ये जो आप आधे घंटे का, 15-20 मिनट का आज जो आप सफलता का एक रोमांच देख रहे हैं, सफलता का एक शिखर देख रहे हैं, साथियों इसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है, कई संघर्ष की कहानियां होती है ना। कितना मुश्किल होता है कि पिताजी अकेले रह रहे हैं, है ना, और उनके माताजी इनके साथ हैं। तो ये चीजें उस संघर्ष का दौर गुजरते गुजरते, लेकिन जब ये दिन आता है तब सारी जो संघर्ष था वो खुशियों में बदल जाता है, वो खुशियों के आंसू में बदल जाता है। आज मैं सर को पुनः प्रणाम करना चाहूंगा कि सर हर बेटी को आपके जैसे पिता मिले और खुलकर उनको जो है अवसर दे, मौका दे और उनकी शिक्षा में योगदान दे। ठीक है साथियों, लास्ट में कुछ 2 शब्द। सर बस यही कि हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, फिर ये दिया, यूपीएससी भी दिया बीच में, और एंट्रेंस वगैरह भी देते रहे। पर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सफलता मिले, पर कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी जब किस्मत में लिखा होगा तो जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि हर बाजी को जीता जाए, जरूरी ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। तो इन्होंने हर हार से सीखा है और सीख कर आज शिखर पर पहुंचे हैं साथियों। तो लास्ट में मैं यही समाप्त करूंगा कि हम गांव के लोग कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। ये भाव अपने अंदर रखना है, क्योंकि जब हारने का सोचेंगे तो तनाव आएगा। जब ये सोचेंगे कि या तो जीत कर निकलेंगे या सीख कर निकलेंगे, तो जब सीखा हुआ होगा तो वो आज नहीं तो कल काम आएगा। वो राजस्थान में नहीं तो हरियाणा में काम आएगा। जी सर। और वो काम आया है साथियों। बिल्कुल सर, राजस्थान के लिए ज्यादा पढ़ा था, पर वो हरियाणा में काफी हेल्प हुई। प्री में भी काफी अच्छा स्कोर था और फिर रिटर्न में। चलिए, आपको पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, और सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं। जय हिंद, जय भूगोल।